दोस्तों नमस्कार। एक तरफ संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ इस देश की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग। लेकिन सवाल तो संविधान का है। जी, इसी संविधान का सवाल है। और इस संविधान के पहले पन्ने में शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ जिक्र जस्टिस का है, लिबर्टी का है, इक्वलिटी का है और फ्रेटर्निटी का है। यानी इस संविधान की व्याख्या करते समय जिन सवालों को सुप्रीम कोर्ट उठाएगा, जिन सवालों का जवाब चुनाव आयोग देगा, दोनों के केंद्र में यह संविधान होना चाहिए जो संविधान इस देश के नागरिकों को हक को दिलाने को लेकर लिखा गया है। और शायद इसीलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बात आज सवालों से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच सवाल टकराव का नहीं है। सवाल तो यह है कि इस देश में एक राजनीतिक सत्ता भी है, जो राजनीतिक सत्ता इन संवैधानिक संस्थानों के भीतर नियुक्तियां करती है। और उन संवैधानिक संस्थानों का काम सत्तानुकूल हो जाए या फिर संविधान के अनुकूल रहे, यह सवाल चाहे अनचाहे इस दौर में उठ ही चुका है। तो बात सवालों से ही शुरू होगी। चुनाव आयोग मानेगा या नहीं मानेगा जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो फिर वो वजह क्या बताएगा, जवाब क्या देगा? क्या वाकई कोई ऐसा जवाब दे पाएगा जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहे कि हमने सुझाव सही नहीं दिया? या फिर जो सवाल उठाए गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे महत्वपूर्ण माना और वो सवाल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए उठाए गए, तो फिर क्या होगा? क्योंकि संविधान तो वी द पीपुल के आश्रय है। और इन सब के बीच वोटर लिस्ट को क्या नागरिकता लिस्ट से जोड़ा जा सकता है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट पूछ भी रहा है, वोटर लिस्ट बनाते बनाते बात नागरिकता लिस्ट की दिशा में कैसे चली गई, या उसे क्यों जोड़ा जा रहा है? जवाब तो देना होगा। दोनों में फर्क होता है। नागरिकता लिस्ट चुनाव आयोग नहीं बनाता है, नागरिकता लिस्ट तो गृह मंत्रालय बनाता है। और अगर नागरिकता लिस्ट गृह मंत्रालय बनाता है तो चुनाव आयोग ने जो SIR, जो बिहार में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया, उसे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से जोड़ने के लिए ही क्यों लगने लगा कि यह दरअसल चुनाव है, इसीलिए इसको किया जा रहा है? यह तो एक स्वतंत्र तरीके से भी हो सकता है। यानी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आपने जांच अपने तौर पर शुरू कर दी, चुनाव की प्रक्रिया चलती रहे और आप अपनी लिस्ट तैयार करते चले जाएं। दोनों को मिलाने की क्या जरूरत थी? यह कार्य स्वतंत्र रूप से भी तो किया जा सकता था। और इसके आगे का सवाल है कि यह सब कुछ 25 जुलाई को पूरा होना है। इन सब को सूचीबद्ध तरीके से 1 अगस्त को रखना है। 25 जुलाई और 1 अगस्त के बीच की तारीख है 28 जुलाई। और अब 28 जुलाई को फैसला होगा। जो चुनाव आयोग ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए, जो बिहार में हो रहा है, और उसको लेकर 1 दर्जन राजनीतिक दलों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यह कहकर खटखटाया कि इस दौर में ऐसा लग रहा है कि संविधान द्वारा मिले गए अधिकारों का ही हनन हो रहा है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए और व्याख्या कीजिए। तो क्या ऐसे में कोई फैसला बहुत बड़ा होगा? क्योंकि यह फैसला आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन की पूरी कार्रवाई के तौर तरीकों पर बंदिश भी लगा सकता है और शायद खुले रूप में आजाद भी कर सकता है कि आप जो करते हैं सही करते हैं, संविधान के हिसाब से करते हैं। इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। ये सवाल छोटे हैं। बड़ा सवाल तो यह है जो चुनाव आयोग कर रहा है, क्योंकि उसे लोकतंत्र की ज्यादा समझ है। और लोकतंत्र का मतलब चुनाव है। तो फिर चुनाव में जीत हार के लिए राजनीतिक सत्ताओं की पहल, और उसमें भी सत्ता अगर
राजनीतिक तौर पर संवैधानिक संस्थानों को प्रभावित करने लग जाए तो क्या वह सब कुछ ठीक है? 28 का दिन वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव और आज जो सुनवाई हुई उसका कच्चा चिट्ठा, उन सब पर बहस होनी है। क्योंकि आज जिसने अदालत का दरवाजा खटखटाया उसने कहा हमें कोई अंतरिम आदेश नहीं चाहिए, यानी आप तत्काल कोई फैसला मत बताइए, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिसके हिसाब से लगे कि संविधान के मातहत जो आम वोटरों को उसके अधिकार क्षेत्र में संविधान से हक मिलता है वो हक उसका बरकरार रहे, अन्यथा सवाल उसकी नागरिकता से जुड़ जाएगा। तब क्या होगा? यानी मंशा क्या है? चुनाव आयोग की मंशा है या चुनाव आयोग के पीछे खड़े केंद्र सरकार की मंशा है, जो कई मौकों पर उभरकर सामने आ चुकी है, इससे पहले भी आ चुकी है और चुनाव आयोग ने खामोशी बरती है। यह भी सच है तमाम राजनीतिक दल उनके दरवाजे पर पहुंचे लेकिन जवाब नहीं मिला। यह महाराष्ट्र का जिक्र है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर बिहार का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर अगर लगभग 8 करोड़ वोटर हैं तो उसमें 1 करोड़ से ज्यादा वोटर जो हैं वह तो प्रवासी मजदूर हैं, और वो रहें या ना रहें उनके दस्तावेज देगा कौन और मानेगा कौन? और शायद इसी वजह से जो 11 दस्तावेजों की फेहरिस्त थी उसमें चुनाव आयोग ने जो कुछ भी अलग अलग विज्ञापनों के जरिए जारी किया उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नहीं, आप जिस रास्ते चल रहे हैं वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये तो हम समझ गए, लेकिन इसके भीतर जाइए और जरा समझिए कि अगर आप बिहार में मतदाता सूची के रिवीजन के तहत नागरिकता की जांच करना चाहते हैं तो पहले ही कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी। अब इसमें बहुत देर हो चुकी है, हालांकि हम इसे आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी मानते हैं। इस पूरी बहस के एक एक तार को आज खोलने की जरूरत है और इसकी शुरुआत तो 1 करोड़ से ज्यादा जो बिहार के मजदूर बाहर नौकरियों के लिए चले जाते हैं उनके दस्तावेजों में जो शामिल होने का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव के तौर पर दिया। आप आधार कार्ड को जोड़िए, आप वोटर आईडी कार्ड को जोड़िए, आप राशन कार्ड को जोड़िए, क्योंकि राशन कार्ड के दायरे में बिहार के लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की संख्या है, यानी उनके नाम दर्ज हैं। जो आधार कार्ड दिया गया है वह भी और उसकी भी तादाद बिहार के हर उस नागरिक के पास है जो कोई भी काम कराने जाता है, और यहां तक कि मनरेगा के भीतर भी कभी कभी अब आधार कार्ड देखा जाता है। तो वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो या फिर राशन कार्ड हो, यह तीनों बड़ी तादाद में उपलब्ध है, तो आप इसे शामिल कर लीजिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कारण बताना होगा 28 तारीख को। और शायद इसीलिए प्रवासी बिहार के मजदूरों का सवाल जब चर्चा हो रही थी तो बड़े जोर शोर तरीके से कुछ इस अंदाज में उठाया गया। If I am born after 1950, I shall be a citizen of India. If somebody wants to challenge that, somebody has to give me information that I am not. Just one second. This is the problem. Now, the only reason why I can't be citizen of India is if one of my parents' mothers is either illegal migrant mothers or I don't have the date of birth of the two parents' mothers. Now, mothers, where will I get that? And then, mothers, when a migrant is outside of the state, mothers, he has to come and fill this form. How will he, mothers, fill it from outside? And then there is a verification done. The person election officer will go to that house and verify. Mothers, you will be there are 1 crore people, mothers, who are migrants from Bihar. 1 crore people. How? This exercise is beyond the domain of the election commission completely. बिहार के मजदूर जो बाहर चले जाते हैं उनको लेकर सवाल कपिल सिब्बल आज उठा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो रही बहस में,
जहां सामने कुर्सी पर जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची बैठे हुए थे और इन सवालों के साथ यह भी बात निकल कर आई, क्या वाकई जो मजदूर के तौर पर बाहर रोजगार कर रहे हैं उनके दस्तावेज अगर कोई दूसरा शख्स या परिवार का कोई दूसरा सदस्य दिखाएगा तो क्या फॉर्म को भरा हुआ मान लिया जाएगा? क्या वाकई उसमें हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड को भी दिखाने के लिए उसको वापस बिहार में आना होगा? यह प्रक्रिया चुनाव से चाहे अनचाहे जुड़ गई और इसीलिए यह सवाल उठा कि ऐसे वक्त पे ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। यह भी सवाल उठा कि वोटर लिस्ट नागरिकता के सवाल से कैसे जुड़ गई और शायद इसीलिए आज बहस जो हो रही थी उसने दरअसल 3 तारों को खोल दिया है। पहला बड़ा तार यह है, क्या वाकई चुनाव आयोग की कोई मंशा नहीं? दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग के पीछे मौजूदा सत्ताधारी राजनीतिक दल बीजेपी और केंद्र सरकार की कोई मंशा थी? और तीसरा सवाल, विपक्ष के भीतर क्या चुनाव आयोग को लेकर इतनी ज्यादा शंका है कि अब वह संविधान के मातहत आम आदमी के अधिकारों को लेकर उठाते हुए सवालों के कटघरे में इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने से हिचक नहीं रहा है? और इन तीनों से जुड़ा हुआ चौथा सवाल कि वाकई सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल हैं उन सवालों पर गौर करें तो एक झटके में इस देश के भीतर चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के तौर तरीके और विपक्ष की राजनीति के भीतर उठते हुए सवाल सब कुछ आपकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर पूछता है जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची और इलेक्शन कमीशन जवाब देता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि देखिए, आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दों को उठा रहे हैं और चुनाव आयोग का यह काम ही नहीं है, यह काम तो गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? यह ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश में स्वतंत्र तरीके से हो सकती है। तो चुनाव आयोग कहता है प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी को भी मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। यानी गारंटी ले रहा है चुनाव आयोग कि हम सबको मौका देंगे। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मौका देंगे तो ठीक है, लेकिन चुनाव तो सामने खड़ा है और इतना कम दिन का वक्त है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3 सवाल हैं। इन 3 सवाल को 2 हिस्सों में देखिए। पहला सवाल मुद्दा है कि लोकतंत्र की जड़ और मतदान के अधिकार से जुड़ा होना। दूसरा है कि चुनाव आयोग के मतदान कराने के अधिकार को भी चुनौती दी जा रही है और तीसरा है कि उसकी प्रक्रिया और समय को भी अब चुनौती दी जा रही है। लेकिन ये सब क्यों किए जा रहे हैं? इसीलिए हमारे आपसे 3 सवाल हैं। पहला सवाल है, जो 11 दस्तावेज आपने रखे जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं रखा? दूसरा सवाल है, आप जो पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और समान भी नहीं है। यानी इक्वलिटी के आधार पर किसी से आप कहते हैं कि 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो उन्हें अपने माता पिता के दस्तावेज या नागरिकता से जुड़े प्रमाण पत्र नहीं देने होंगे। लेकिन जो लिस्ट में नहीं है उनसे आप कहते हैं कि देखिए, नागरिकता साबित करने के लिए आपको हर दस्तावेज देना होगा, यहां तक कि माता पिता के जन्म और स्थान का भी आपको दस्तावेज सौंपना होगा। और तीसरा सवाल है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया सघन पुनरीक्षण, जो इंटेंसिव रिवीजन है, वह नियम के अनुसार अधिकारियों को हर घर में जाकर वोटर की जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है। अब इन 3 सवालों के अक्स में इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं जिसका वोटर से सीधा संबंध है। अगर वोटर नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन का भी अस्तित्व नहीं है
और इलेक्शन कमीशन किसी भी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से बाहर करने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता और ना ही वो कर सकता है जब तक इलेक्शन कमीशन को कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य ना किया गया हो। और इलेक्शन कमीशन जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं करता। यानी इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर तो हमारा दिल है, हम अपने दिल को कैसे अलग कर सकते हैं, और हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप कैसे सोच भी सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नागरिकता के लिए जो प्रक्रिया में जो साक्ष्यों की जरूरत होती है उसको कड़ाई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। और इसके लिए बाकायदा आपके पास एक तरह का न्यायिक अधिकार होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार और न्यायिक अधिकार, यानी संवैधानिक संस्था और न्यायिक अधिकार में अंतर होता है। तो इसके लिए आपके पास अर्ध न्यायिक अधिकार होना ही चाहिए। और अगर जिस एसआईआर के तहत बिहार में मतदाता सूची के लिए नागरिकता जांच की जा रही है तो यह सब आपको पहले करना चाहिए था, अब देर हो चुकी है। इस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदाता होने के लिए नागरिकता की जांच आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपका मुख्य तर्क दस्तावेजों की श्रेणी आधार कार्ड को बाहर रखना है, जिस आधार कार्ड को हर जगह प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरी बड़ी बात इस दौर में यह भी उभर कर आई, जो वकीलों के जरिए कही गई, कि अगर मतदाता होने के लिए नागरिकता की जांच आवश्यक है तो फिर नागरिकता की जांच जो इससे पहले हुई वो सब कुछ क्या बेकार है। जिस आधार पे आपने वोटर आईडी कार्ड दिया, जिस आधार पे आपने आधार कार्ड बनाया, जिस आधार पे आपने राशन कार्ड बनाया, वो सब बेकार है क्या। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन कहता है हमारा काम गहन पुनरीक्षण और संक्षिप्त पुनरीक्षण नियमों से जुड़ा है। आप ही हमें बता दीजिए कि आयोग को यह कब करने की अपेक्षा की जाती है, समय कौन सा होगा, किस वक्त करना चाहिए। अगर चुनाव आयोग की शक्तियों को नहीं बल्कि उसके संचालन के तरीकों को चुनौती दी जा रही है तो यह आप ही बता दीजिए। तो फिर ऐसे में अगला सवाल यह भी आया कि महत्वपूर्ण प्रश्न तो उठ गया, जो हमारे देश, जैसे सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट यह कह भी रहा है कि वाकई गणतंत्र की कार्यप्रणाली के मूल में जाना है, तो प्रश्न है कि मतदान के अधिकार के साथ नागरिकता का अधिकार जिस तर्ज पे जोड़ा गया है, इसमें जो एसआईआर है, क्योंकि जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं वकीलों के, जो याचिका करता है वो कह रहे हैं कि आप जो सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन महोदय, उसमें संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 और संविधान के आर्टिकल 324, 325, 326 के तहत मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और इसके साथ जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधान और विशेष रूप से निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के अंतर्गत जो बनाए गए नियमों की वैधता का भी उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि 2003 में यह सब कुछ हुआ और अब नियमों के साथ प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 326 और धारा 21(3) के तहत आप बोल रहे हैं यह जरूरी है। अब क्या होगा? जब वकील बाहर निकल कर आए उन्होंने कहा देखिए सब कुछ अब 28 तारीख को होगा। गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ, आपका जमाना भी था। कांग्रेस जो आज कह रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो। इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया। अगली 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के कार्य को करता रहेगा और उसकी पूर्ण सारी सूचना अगले तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देगा। ये अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वोटर आधार कार्ड और जो वोटर आईडी कार्ड है वो प्लस राशन कार्ड को कंसीडर कर सकती है। तीनों डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर
हाँ कर सकती है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो रीजंस दे करके उनको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन आज के आदेश में कि वो कंसीडर कर सकती है। तो कोई अंतरिम आदेश की मांग याचिकाकर्ता ने की नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिन सवालों को उठाया, उन सवालों ने पहली बार चुनाव आयोग को उस दायरे में लाकर खड़ा कर दिया कि दरअसल आप जो कर रहे हैं उसकी दिशा 3 है। पहली दिशा है कि आप वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, दूसरी दिशा है कि आप वोटर लिस्ट में उसी का नाम करेंगे जब आप तय कर लेंगे कि वह इस देश का नागरिक है, तो आप नागरिकता की पहचान पाने के लिए पूरी कार्रवाई करने निकल पड़े। और तीसरा सवाल है, चुनाव 3 महीने के बाद होने हैं, वक्त बचा है 15 से 20 दिन जो आपके पास बचा है, उसके बाद आपको लिस्ट जारी करनी है। और इन सब के बीच आप डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को आप इसलिए नहीं अनुकूल मानते हैं क्योंकि शायद कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, यानी ये कहा नहीं गया लेकिन एक साइलेंट तरीके से मैसेज था, क्या इस देश में आधार कार्ड जो मन चाहे सो बना सकता है? क्या इस देश के भीतर वोटर आईडी कार्ड जो चाहे सो बनवा सकता है? क्या इस देश में राशन कार्ड फर्जी बन सकते हैं? यानी इन 3 डॉक्यूमेंट को शामिल ना करना इलेक्शन कमीशन के जरिए बहुत ही प्यार से सुप्रीम कोर्ट ये मैसेज इलेक्शन कमीशन को कन्वे कर रहा है कि देखिए आपकी जो दिशा है उसमें लग ऐसा रहा है कि ये सारी चीजें फर्जी है और अब आप बिल्कुल नए सिरे से इस देश की नागरिकता भी तय करेंगे और नागरिक है इसीलिए उसको वोटर आईडी कार्ड भी देंगे और उसके लिए भी आपने कैटेगरीज तय कर दी है। यानी सब कुछ आप किसी एक राज्य को लेकर करेंगे तो इसके आगे के संकेत तो और भयानक हैं कि आने वाले वक्त में आप इस देश के हर राज्य में यह करेंगे और हर राज्य के भीतर पहली बार गृह मंत्रालय के कामकाज से हटकर इलेक्शन कमीशन इस देश में वोटर आईडी कार्ड उसी को देगा जो वो मान लेगा कि हम इसको नागरिक मानते हैं, अन्यथा हम नहीं देंगे इसको। तो फिर इलेक्शन कमीशन गृह मंत्रालय के ऊपर आकर खड़ा हो गया। तमाम डिस्कशन के भीतर जब ये सवाल बार बार उभरते चले आ रहे हैं और इन सवालों को लेकर ये बार बार कहा गया कि अगर आप किसी भी एक वोटर को नहीं कहते हैं तो आपको बताना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया राय यह है कि चूंकि सूची संपूर्ण नहीं है इसीलिए न्याय के हित में यह उचित होगा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड पर भी विचार करे। और यह भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया है कि यह चुनाव आयोग को केवल इन दस्तावेजों के आधार पर किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश नहीं है और इसे उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का विशेषाधिकार है। लेकिन अगर शामिल नहीं किया गया बावजूद इन डॉक्यूमेंट्स के होने के, तो फिर आपको रीजन बताना होगा। और शायद इसी को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर पहली बार सांस में सांस आई। किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम तो मानते हैं, जो फैसला देगा वो मानेंगे। किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की डेमोक्रेसी को राहत दे दी है। Basically, it seems to be a relief for the democracy from the Supreme Court. Supreme Court actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. So I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. देखिए, माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोई ना माने, ऐसा देश में कम से कम कोई पॉलिटिकल पार्टी करती नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी दरवाजा है इस देश के भीतर न्याय पाने का
और कम से कम इस देश के भीतर जब संविधान ही मुद्दा बन चुका हो और संविधान में लिखे शब्दों की व्याख्या अब जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर यह कहकर पहुंची है कि एक संवैधानिक संस्था इस देश के लोगों को लेकर सवाल उठा रही है, तो एक क्षण के लिए दोबारा से उन्हीं सवालों के दायरे में चले चलिए, क्योंकि जिस प्यार के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुद्दों को उठाया उसने कम से कम यह स्थिति तो देश के सामने लाकर खड़ी कर ही दी कि दरअसल इस देश में एक झटके में निर्णय चुनाव आयोग ने कैसे ले लिया, इसके पीछे मंशा किसकी थी, क्या थी। हर कार्रवाई का एक कारण दिया जा सकता है, लेकिन अगर वह संविधान में दर्ज अधिकारों तक को खत्म करने की दिशा में लाकर खड़ा कर दे तो स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए लौट चलिए दोबारा से पुराने सवालों पर। चुनाव आयोग अगर नहीं मानता है जो सुझाव दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, तो आने वाले वक्त में बड़ी घंटी इस देश के भीतर की पॉलिटिक्स और इस देश के भीतर में चुनाव के तौर तरीके और चुनाव के तौर तरीकों से जुड़ा हुआ वोटर लिस्ट और उसको लेकर दिल्ली की अपनी सूची, सब कुछ इस देश में राजनीतिक तौर पर एक उबाल पैदा कर देंगे। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानना या ना मानना, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुद्दों को महत्वपूर्ण बताया कि आपने वोटर लिस्ट और नागरिकता को एक साथ कैसे जोड़ दिया। तो अगर इस दिशा में इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ ही जाता है और कहेगा हम बिना इसके तय नहीं करेंगे, तो क्या कोई अलग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और कहेगी कि सारे चुनाव देश के रोक दिए जाए। पहले इस देश का गृह मंत्रालय इस देश के हर नागरिकों को ठीक वैसे ही एक कार्ड दे जैसा आधार कार्ड उसने इससे पहले दिया है, या फिर इस देश में बकायदा खुले तौर पर पार्लियामेंट के जरिए यह ऐलान कर दिया जाए कि नागरिकता की पहचान आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड नहीं है। ये दोनों परिस्थिति आ सकती है सामने। और इन तीसरा सवाल जो इन सब के बीच आकर सबसे बड़ा खड़ा है वो है नागरिकता इस देश के भीतर अभी तक जो चली आ रही थी, और इसके लिए कुछ पन्ने जब आप पलटेंगे तो उसमें 1952 का पहला चुनाव हो या इस देश में पहली बार आधार कार्ड बनाने की सोच हो, दोनों परिस्थितियों में इसी बात का जिक्र किया गया था कि फर्जी कुछ नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड फर्जी बन जाते थे, इसीलिए फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। इस दौर में फर्जी आधार कार्ड भी बहुत नजर आए, कुछ जगहों पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी नजर आए। इस देश के भीतर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी नजर आए। इस देश के भीतर फर्जी तौर पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी नजर आए, स्कूल से पास होने वाला सर्टिफिकेट भी नजर आया, डिग्री भी हाथ में फर्जी नजर आई। तो इस परिस्थिति के बीच वह कौन सा रास्ता है जिसके आश्रय इस देश के नागरिकों की पहचान चुनाव आयोग जिन रास्तों से करना चाह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट यह मानकर चल रहा है कि 1950 के बाद से जो भी पहल इस देश के नागरिकों को हुई है, लेकर हुई है, कम से कम वो तो सही है। शायद 28 तारीख इसीलिए महत्वपूर्ण है। फैसला जो भी हो, यह शायद आने वाले वक्त में भारत की मौजूदा स्थितियों से जुड़े चुनाव और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर बहुत सारे सवालों को उठाएगा या फिर उठते हुए तमाम सवालों का समाधान करेगा। सिर्फ इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।